गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गड़बड़झाला देखा आपने। उन्होंने एक चीन से रोबोट खरीदा और उसको इंटरनेशनल एआई एक्सपो में भारत का ही नहीं अपने कॉलेज का बता दिया। मैं आपको बताऊंगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कौन लोग साइंस पढ़ाते हैं, किनका यूनिवर्सिटी है, बोलने वाली मैडम कौन थी और डीडी न्यूज ने क्यों प्रचार किया। सवाल है कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। इस देश में अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो भारतीय कंपनी है उनका सामान मेड इन चाइना है, वो सिर्फ मोहर मारते हैं। हमारे जो धन्ना सेठ हैं वो अभी भी पुश्तैनी पेशे में है। नमक मसाला मिर्च किसान से खरीदते हैं और बड़ी संख्या में बेचते हैं। रही बात रिसर्च की तो ये बड़ा मुश्किल है और इसी को खत्म करने के लिए यूजीसी आया था। इस देश में जब लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, प्रयोगशाला में जाएगा, तभी तो उस तकलीफ को समझेगा। कुकर किसने बनाया होगा? जिनके हिस्से में खाना बनाना होगा। और जब वो स्कूल कॉलेज गए होंगे क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती थी घंटों। वॉशिंग मशीन किसने सोचा होगा? जो कपड़ा धोता होगा। और जब उसकी नस्लें स्कूल कॉलेज गई, जैसे आप देखिए ना, जितने बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, ये सैमसंग पहले चावल के व्यापारी थे, लेकिन भारत के जो धन्ना सेठ है दुनिया भर में आप देखिए, जहाज बनाने वाले, इलेक्ट्रिक मशीन बनाने वाले, रोबोट बनाने वाले, सब कौन लोग हैं? ये ऐसा नहीं कि सब इसी प्रोफेशन में थे। किसी जमाने में ये भी उस जमाने के हिसाब से आलू सब्जी टमाटर बेचते थे, लेकिन इन्होंने रिसर्च पर खर्चा किया। वहां जातियां नहीं थी, मेहनत कश लोगों को मौका दिया गया और तब जाकर इनोवेशन हुआ। ये यूजीसी क्यों जरूरी है, इस पर ही बात करूंगा। और लास्ट में इस देश के बहुजन समाज जो सोशल मीडिया पर काउंटर कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बयां कर सकती है। जातिवाद का दंश वही जानता है जो जातिवाद झेल रहा है। जिन लोगों को जाति के लाभार्थी हैं वो आपकी तकलीफ को नहीं समझेंगे। आपको इसके बदले उन लोगों को जगाना पड़ेगा जो जाति के दंश झेलकर गरीबी, लाचारी, भुखमरी और समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हैं। उनको एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली लोकतंत्र में वोट के अधिकार से ही सारा कुछ बदलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में एआई का एक एक्सपो था। एक तो जहाज ऐसा बच्चों का दिखा दिया गया, एआई का एक रोबोट है, वो मेड इन चाइना है। उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मैडम लोगों ने बता दिया कि ये सब जो है ये भारत ने बनाया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो ये देख लीजिए, गलगोटिया के साइंस फैकल्टी के कुछ नाम है। प्रोफेसर डॉक्टर मनीष उपाध्याय, मीनू शर्मा, ऋतुपर्णा शर्मा, प्रियंका अग्रवाल, अशोक दुबे, अतुल पांडे, शिल्पी गुप्ता, सब जनरल के लोग हैं। लेकिन ये सिर्फ एक गलगोटिया का मामला नहीं। इस देश के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अब दिक्कत क्या है वो समझिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। इस देश में जो बिजनेस का अधिकार था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जो अब संविधान के बाद नहीं है, वैश्य समाज के पास था। पढ़ने लिखने का जो अधिकार था वो ब्राह्मण समाज के पास था। और राजकाज का जो अधिकार था वो क्षत्रिय समाज के पास था। ये ज्यादा समय नहीं हुआ, ये 1000 साल के बीच का खेल है। पहले दलित पिछड़े होते रहे सम्राट। पहले 4 ही कुल थे, शाक्य वंश, नंद वंश, उसके बाद खत्तिय, जिसको क्षत्रिय कहा जाता है, किसान, तो शाक्य वंश थे, कोली वंश थे, भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे। तो वो सब चल रहा था, लेकिन उस समय भेदभाव नहीं था। किसी वंश में शादी ब्याह की रोक नहीं थी। किसी वंश को, जो उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें किसी तरह की रोक नहीं थी, क्योंकि शाक्य वंश के थे तथागत बुद्ध, उनकी माँ कोली वंश की थी। तो ये परंपरा थी, रोक नहीं था। ठीक है, मुगल के दौर में, अंग्रेजों के दौर में वर्ण व्यवस्था हावी हुआ। उसके बाद जातियां के हिसाब से पढ़ना लिखना ये सब तय हुआ। आजादी के बाद से क्यों देश पीछे जा रहा है इसको समझिए। आज क्यों गलगोटिया मजबूर है कहने के लिए चाइनीज चीज को कि ये भारतीय है, इसको समझना पड़ेगा आपको। भारत में ज्यादातर उस समय के जो काम, जैसे लकड़ी का काम था उसके लिए एक जाति थी, लोहे का काम था उसके लिए जाति थी, आप सब जानते हैं। सफाई का काम था उसके लिए एक जाति थी।
लेकिन दुनिया भर में इन्वेंशन हुआ। आप सोचिए, मैडम क्यूरी को देखिए, महिलाएं थी, वैज्ञानिक थी, एक्सरे बन रहा था, दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। लेकिन भारत में पूरे मुगल दौर में आप देखिएगा, मैं एकदम ईमानदारी से विश्लेषण करूंगा, भारत में मुगलों के दौर में यहां बिल्डिंगें बनी, मज़ारें बनी, मस्जिदें बनी, मंदिर बने, लेकिन विज्ञान पर काम नहीं हुआ। जबकि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, सेखी नहीं बखा रहा हूं, जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जब बुद्धमय भारत था, जब बुद्ध का प्रभुत्व था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, 17 यूनिवर्सिटियों की जानकारी है। तब भारत का सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आप देखिए नाले बने थे, कुआं बना था, उस समय के हिसाब से बहुत डेवलप थे। फिर बीच में मुगल काल आया, उस समय उन्होंने अपने हिसाब से उस पर जोर दिया, विज्ञान पीछे छूट गया, मजार, मस्जिद, मंदिरें बनने लगी। उसके बाद अंग्रेजों का पूरा दौर आया और इस बीच पढ़ाई लिखाई कहीं कम हो गई और जातिवाद जो है वो हावी हो गया और मेहनतकश जातियों को पढ़ाई से रोक दिया गया। पढ़ने के लिए एक जाति रही। आज़ादी के बाद ये स्थिति बदल जानी चाहिए थी और नहीं बदलेगा तो इसी तरह के हालात होंगे। सोचिए आज भारत में क्या हो रहा है। भारत के जो धन्ना सेठ हैं, आप जो जितनी कंपनियां हैं भारत की, उसका रिसर्च सेंटर पर इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे एलन मस्क कर रहा है। आप देखिए भारत के जो धन्ना सेठ हैं वो सारे, आप ऑटोमोबाइल्स लीजिए, जितनी भारत की कंपनियां हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा नहीं तो दुख हो जाएगा, सब मेड इन चाइना है, सामान इंपोर्ट करते हैं, हम असेंबल करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हाल ही में एक बड़े टेक के बिजनेसमैन ने कहा है हम सिर्फ स्क्रू ड्राइवर रखते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। सिर्फ गलगोटिया को दोष दे के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च पर खर्चा नहीं है। हमारे जितने धन्ना सेठ है वो रिसर्च पर खर्चा नहीं करते हैं। रिसर्च के दरवाजे सबके लिए नहीं खुले हुए हैं। इसी को बचाने के लिए यूजीसी था। हमारे धन्ना सेठ, आप बहुत सारी, आप जो गीजर यूज करते हैं, जो आप फ्रिज यूज करते हैं, था अपने यहाँ एक दो कंपनियां, लेकिन रिसर्च नहीं किया, खत्म हो गए। टीवी की कंपनियां थी, मोबाइल के आप देख लीजिए, एक भी भारतीय कंपनी सक्सेस नहीं है। आप जो फ्रिज यूज करते हैं, पता कीजिए मेड इन चाइना है, कहाँ असेंबल यहाँ होता है, फैक्ट्री हो सकती है यहाँ हो, उनकी तकनीक कहाँ की है, वो पेटेंट किनके नाम पर है। गीजर, फ्रिज, टीवी, एसी, आप जो जहाज चढ़ते हैं, बोइंग या एयरबस, आप जो एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आप जो गाड़ी चढ़ते हैं, उसके पार्ट्स कहां से आते हैं, चाहे कोई भी भारतीय कंपनी हो, वो सब बाहर से पार्ट्स आते हैं, यहां सिर्फ असेंबल करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं। और जो रिसर्च सेंटर बना हुआ है उसमें ही जातिवाद है। देखिए ये बात सच है, जब जो लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, चमड़े का काम करता है, मेहनतकश लोग हैं, उनको जब जाने देंगे तो वो पहले से उसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं, वो रिसर्च करेंगे, नए इन्वेंशन कर सकते हैं। इस वजह से भारत का रिसर्च पिछड़ा है। इस बात को आप मानिए। आप लोग जाति की वजह से नहीं मानेंगे तो नहीं मानूंगा मैं। जैसे कोई प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बयां कर सकती है, मैं तो नहीं महसूस कर सकता। प्रसव की पीड़ा कोई महिला ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। और उसी महिला को जब गायनकोलॉजिस्ट, गायनों का पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसने प्रसव की पीड़ा को झेला है, और जब वो गायनों की पढ़ाई करेंगी तो और बेहतर तरीके से उसके बारे में सोचेंगी, थिंक करेंगी कि क्यों ये पेन होता है, किस तरह का पेन होता है, लेबर पेन, इसके लिए कितना कम किया जा सकता है, इसको कंफर्टेबल किया जा सकता है। उसी तरह से इस देश के जो लकड़ी का काम, लोहे का काम जिनके हिसाब में बांट दिया गया था, उन लोगों को जब आप रिसर्च सेंटर में जाने देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने देंगे, तो वो बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है लकड़ी, लोहे, चमड़ा, उनको पता है। रही बात रिसर्च की, हम पिछले 1000 सालों में पीछे इसलिए हुए क्योंकि जातिवाद और धर्म हम पर हावी रहा। हमने विज्ञान को नकार दिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं आज के समय में हमारे रिसर्च सेंटर बढ़ने चाहिए। और यूजीसी इसीलिए आया है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कहीं भेदभाव नहीं हो। आप देश के 90% लोगों को अलग रखकर, हो सकता है आप 10% लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन देश सफल नहीं हो सकता है। देश तभी सफल होगा जब सबको लगेगा कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यूजीसी गाइडलाइंस है। बहुत लोग कह रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग, मैं पढ़ रहा हूं आजकल, मैं ट्विटर पर जवाब भी दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 90% लोगों में मेरिट नहीं है। हो सकता है आपकी बात सही हो, क्योंकि मेरिट एक दिन में नहीं आता है। मेरिट 7 पीढ़ी का संयोजन है। आपके पारिवारिक हालात कैसे, एक लड़का जो रेड लाइट पर पढ़ेगा,
झुग्गियों में रहेगा और एक लड़का जो तमाम सुविधाओं में आगे आएगा, दोनों का फर्क हो जाएगा। एक लड़का जो मैनहट्टन में रहेगा और एक जो झरिया में पलेगा, दोनों के अंतर हो जाएंगे सामाजिक और कल्चरल हेजमनी का। कोई गुदरी का लाल हो सकता है गरीबी से आईएएस बन जाए, लेकिन ज्यादा रेशियो वो नहीं हो सकता है। ज्यादा लोग वही सफल होंगे जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहतर होगा। ज्यादातर डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हीरो के बच्चे हीरो बनते हैं, नेता के बेटा नेता बनते हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक माहौल उस तरह का मिलता है। सफलता का सीधा सीधा संबंध है आपके पारिवारिक माहौल से। अंबानी हो, अडानी हो, एक जनरेशन का सक्सेस नहीं है, कई जनरेशन लगे हैं इनको, प्लस सिस्टम आपके साथ हो। तो भारत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिस्टम जो है वो सबको बराबर नहीं देखता है। वो जाति के आधार पर देखता है चीजों को, धर्म के आधार पर देखता है। कोई अच्छा रिसर्चर है लेकिन उसकी जाति सूट नहीं कर रही है, तो उसका बॉस हो सकता है उसको जाति के आधार पर पसंद न करता हो। और भारत में जाति व्यवस्था थी जिसको संविधान ने खत्म किया। अब जो लोग नहीं मानेंगे उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए लड़ाई बदलाव की है, बदले की नहीं है। 90% लोगों को आप मौका तो दीजिए, ऐसे रोबोट बनेंगे। भारत का इतिहास बेहतर रहा है। आप भारत की सेना को देखिए, उसमें सभी लोगों का समायोजन है। भारत की सेना का शौर्य, साहस। भारत जब शांति सेना के रूप में दुनिया भर के देशों में जाती है तो कितनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वहां हर समाज के लोग हैं। भारत की सेना में गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ों के बच्चे भी हैं जो गरीबी से निकल कर जाते हैं। उनकी आंखों में सपना होता है राष्ट्र सेवा का, कि हमको राष्ट्र सेवा का मौका मिला है। वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से जब उनके बच्चे जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, सफाई का काम, उनके बच्चों को जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौका मिलेगा, जब आप उनको, हो सकता है वो शुरू में कमजोर हो क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है। जो लोग 1000 साल से अपना बैकग्राउंड लेकर चल रहे हैं, उनके पास सोशल सबसे बड़ी संपत्ति सामाजिक संपत्ति होती है। इसको समझिए। शाहरुख खान का बेटा कितना भी फ्लॉप होगा तो क्या हो जाएगा, 200-400 फिल्में तो बना ही लेगा, 2-4-10। अमिताभ बच्चन के बेटे कितना भी फ्लॉप हो जाएंगे तो क्या होगा, 2-4-10 हिट तो आ ही जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये मैं बार बार कह रहा हूं कि बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, और मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। आपको अच्छा बैकग्राउंड मिला तो जो पीछे हुआ वो हुआ। आज जो हालात हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आज गलगोटिया की तरह हमें बदनामी न झेलनी पड़े, हमारा नाम न खराब हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सबको मौका तो दीजिए। जो तकलीफों को निकल झेल के आया हो, जो जंगलों से आया हो, जो जंगलों में रहा हो। अब यूजीसी क्यों है? जैसे मैं पहले अपना घर का पहला ग्रेजुएट हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं जातिवाद मनुवाद से जो हमारे साथ थोपा जाएगा, क्योंकि मैं टूट जाऊंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। टीना डाबी लड़ सकती हैं क्योंकि उनके माता पिता इंजीनियर थे। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि दलित पिछड़ा आरक्षण छोड़ दे, जो सफल है रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान, वो कहां आरक्षण से नौकरी कर रहे हैं? मायावती जी के भतीजे वो कहां आरक्षण से नौकरी कर रहे हैं? अब तो SC ST के लोग जनरल पर भी लड़ेंगे। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से मजबूत है वो जनरल पर भी सीट निकालेंगे। देखिए, अशोक चौधरी दलित समाज से थे, उनके पिता दलित थे, उनकी माताजी सवर्ण थी, वो दलित है, वो उनकी पत्नी सवर्ण है, उनकी बेटी सवर्ण समाज से शादी की है, सांसद बनी है। उदित राज जी के बच्चे सफल है, प्रकाश अंबेडकर के बच्चे सफल हैं, अठावले जी के बच्चे सफल हैं। तो ये देश आरक्षण खुद छोड़ देंगे लोग। आरक्षण उन्हीं के लिए है जिनको बैकअप मिले। अब आप कह रहे हैं कि जिनको मिल गया वो ना ले, अरे वो खुद इतने सेंसेबल है। उनके बच्चे जब जो 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी से मजबूत हो रहा है, उनके बच्चे संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं, DAV में पढ़ते हैं, वो खुद छोड़ रहे हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये UGC उनके लिए है, हम जैसे लोगों के लिए। और वो लोग जो पहली बार सरकारी स्कूल की क्या स्थिति हो गई, तब तक अच्छी थी जब तक प्राइवेट का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि तब तक ज्यादातर जनरल कैटेगरी के बच्चे पढ़ाई लिखाई में थे, सरकारी स्कूल अच्छी थी। आज सरकारी स्कूल की स्थिति खराब हो गई है, प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, जबकि हायर एजुकेशन में सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर है। जो प्राइवेट में शुरुआती एजुकेशन लेगा वो बाद में हायर एजुकेशन में जाएगा, जो बाद में हायर एजुकेशन, जो शुरुआत में प्राइवेट में पढ़ेगा वो बाद में सरकारी का मजा लेगा, IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जो आज सरकारी स्कूल पढ़ेगा बाद में वो कहीं के लायक नहीं रहेगा। तो मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमें ठीक करना पड़ेगा चीजें। और सफलता एक पीढ़ी की नहीं है, गलगोटिया नहीं बना देगा रोबोट। और हमारे धन्ना से रिसर्च पर नहीं खर्च करते हैं,
वो सिर्फ हमें उपभोक्ता समझते हैं। और वो ये नहीं देख, ऐसा नहीं कि एससी को कम में दे देंगे और एसटी को कम में दे देंगे और जनरल को महंगा देंगे, या जनरल को कम में दे देंगे एससी एसटी को महंगा देंगे। हमारे धन्ना सेठ जो हैं वो सिर्फ रिसर्च पर खर्च नहीं करते। विदेश में माल बनेगा, भारत में कंपनी बनाएंगे, ठप्पा मारेंगे, यहां बेचेंगे, फोन हो, मोबाइल हो, कोई सामान हो। दुनिया में वही देश ताकतवर बनेगा जो निर्यात करेगा। अभी अमेरिका ने क्या किया, उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो रही है तो कहा कि $500 बिलियन का निर्यात कीजिए। तो मैं द्वेषता से नहीं बोल रहा हूं, समझिए। आपको, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो इस देश के हर लोगों को देश के डेवलपमेंट से जोड़ना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा। हम जो 150 करोड़ के करीब लोग हैं, हम बड़े ह्यूमन रिसोर्स हैं, बड़ी ताकत हैं। सुंदर पिचाई, सद्दा, नरेला जाति की वजह से नहीं वहां महान बन गए, उनको मौका मिला, वहां कंपनियां बड़ी मिली। अपने भी देश के लोग जब बड़ी कंपनी बनाएंगे, सबको मौका देंगे। डाइवर्स अमेरिका इसलिए डाइवर्स हुआ क्योंकि वहां हर देश के लोगों को मौका मिला। चीन ने हर अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ इसलिए क्योंकि इससे देश का नुकसान हो रहा है। आप 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब रखकर नहीं बेहतर मुल्क बना सकते हैं, नहीं अमीर मुल्क बन सकते हैं। जब बात आएगी, फिर हम सब, जब नाव में छेद है तो अपनी पोटली लेके आप बैठेंगे तो नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। इसलिए मैं खासकर जनरल कैटेगरी के लोगों से बात कह रहा हूं ये कि आपको समझना पड़ेगा। आप किसी को, जो आपके घर में कोई कमजोर बच्चा है, मान ली किसी वजह से कोई हैंडीकैप्ड है, कोई एबनॉर्मल है, कोई कमजोर बच्चा है, तो आप उसको सहारा देते हैं ना। लेकिन सोचिए, जिनको जाति की वजह से हैंडीकैप्ड बना दिया गया, एबनॉर्मल बना दिया गया, मजबूर बना दिया गया, लाचार और बेबस बना दिया गया, उनको आप दुत्कारेंगे तो नहीं होगा, कोई तो वजह होगी। सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग ही नाले के किनारे क्यों रहते, उनके पास जमीनें क्यों नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं, कभी सोचिएगा सर। और अब मैं उन लोगों को कहता हूं जो इस लड़ाई को उठा रहे हैं, देखिए, प्रसव की पीड़ा कोई महिला व्यक्त कर सकती है। अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है और अपनी अधिकार भागीदारी चाहते हैं तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। हर घर से एक राजनीति निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोकतंत्र में वोट से ही कुछ भी हासिल होगा। वोट की ताकत है। आप राजनीतिक रूप से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को सचेत कीजिए। जब आपकी सरकारें संसद में बैठेंगी तो वो समावेशी कानून बनाएंगी, और यही इस देश के हक में है। हम लोग देश के खिलाफ नहीं है, देश के साथ हैं। 100 करोड़ लोग जब बेहतर करेंगे, 150 करोड़ लोग जब बेहतर करेंगे, तब मुल्क बेहतर बनेगा। कोई एक जात या एक धर्म के बेहतर करने से नहीं होगा सर। यह देश तब मजबूत देश बनेगा जब हर राज्य का विकास होगा, हर जाति का विकास होगा, हर धर्म का विकास होगा, मतलब हर आदमी का विकास होगा। चाहे वो तकनीक के मामले में हो, चाहे आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो। सबके तीर्थस्थल सुंदर बने, तभी बनेगा ना जब पैसे होंगे। सभी के स्कूल सुंदर बने, सभी को नौकरियां मिले, सबको बिजनेस करने का मौका मिले, सब ठेकेदारी मिले, सबको न्याय मिले, डाइवर्स सिस्टम होगा। यह समझना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए आपको जातिवाद से निकलना पड़ेगा, जाति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, धर्म से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि मेरा अच्छा है, बाकी खराब है, इससे हटना पड़ेगा। मैं होशियार हूं, बाकी बुर्बक है। आपको सारी परिस्थितियां समझनी पड़ेंगी। सफलता एक दिन में नहीं आती है। सफलता के लिए कई पीढ़ी लगती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे तकनीक हो, चाहे मशीन हो। लेकिन जो पहले शुरुआत करेगा वो लीड लेके रहता है। अभी भी मौका है हम भारतीय बने, सिर्फ और सिर्फ भारतीय बने, और एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए जाति धर्म की खाई को पाटे, लैंगिक भेदभाव को पाटे। और यूजीसी का कानून इसलिए आया है कि वो नस्लें जो पहली बार स्कूल कॉलेज जा रही है, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो कम से कम प्रोटेक्शन फील करे। जो 3 पीढ़ी का दलित पिछड़ा है उसको आप नहीं डरा लीजिएगा सर, वो आपसे लॉजिकली बात करेगा। तो आपको जो चिंता है ना कि जो दलित पिछड़ा रेस से छूट गया है, आप लोग कहते हैं, वो तभी आएगा इसमें जब उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पहली नस्लें हैं। जैसे आप जहाज चढ़ने जाते हैं तो आप कितना भी अमीर हो, पहली बार जहाज चढ़ने गए तो आप फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है, तो आपको चेक इन कहाँ होगा, आपका बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगा, आपको पर्स डालना है, बेल्ट डालना है, घड़ी डालना है, सब पूछते हैं ना, आप कितना भी अमीर हो। लेकिन जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होगा, जो बचपन से ट्रेवल कर रहा है, वो गरीब भी होगा, बचपन से ट्रेवल कर रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको कहना यह चाह रहा हूं कि जिसको मौका मिलेगा वो बेहतर करेगा। इसका जाति और धर्म से कोई संबंध नहीं। और सबसे बड़ी बात, सफलता के लिए फैमिली बैकग्राउंड का होना बेहतर बहुत जरूरी है, देश का बेहतर होना जरूरी है।
इसलिए गलगोटिया जैसे मामले ना हो, ये तभी होगा जब रिसर्च पर यहाँ के धन्ना सेठ खर्चा करेंगे और सभी को लगेगा कि हमें बराबर का मौका मिल रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति धर्म के नाम पर अपने बच्चे को मत तोड़िए, उनको बचाइए। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।